Hello students, this is your fourth lecture of Managerial Economics and today's topic is Fundamental Principle of Managerial Economics. Before that हमने जो डिस्कस किया था वो हमने यहाँ पर टू कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल और सेकंड वन जो हमने किया था वो था मार्जिनल प्रिंसिपल। आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है आपका द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। इसमें मैंने आपको उस दिन में बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जब हमारे पास कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं किसी भी कॉस्ट को कहीं पर इंकर्ट करने के लिए कि भाई या तो हम फ्रॉम दैट पॉइंट मैक्सिमम गेन ले सकते हैं या फ्रॉम दैट पॉइंट हम मैक्सिमम गेन यहाँ से ले सकते हैं। तो जहां से भी हम मैक्सिमम गेन लेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कि भाई हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई हम इस कॉस्ट से कहां से मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, तो जहां से हम करेंगे और जहां से भी हम एक्स्ट्रा कुछ गेन करते हैं तो हम उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपका लिखा हुआ है कि भाई इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज यूजफुल इन डिसीजन इन्वॉल्विंग इन चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, आपके पास कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं कि जहां पर आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, तो वहां पर जो भी बेटर वन होगा आप उसे वहां पर एप्लीकेबल करोगे या आप वहां पर उसे चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो यू हैव 10,000 रुपीज, आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई हमें हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, इन 10,000 से को इन्वेस्ट करने का या इन 10,000 से प्रॉफिट गेन करने का। एक ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई यदि मैं इन 10,000 को कहीं बैंक के अंदर डिपॉजिट करूं तो मुझे 6% या 7% का एफडी से रेट मिलेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको 10,000 पर 600 या 700 रुपए इंटरेस्ट वहां पर मिलेगा। दूसरा आपके पास जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि भाई यदि मैं 10,000 को कहीं बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे इससे सपोज करो रिटर्न जो है 3,000 या 4,000 का 1 ईयर में मुझे वहां पर रिटर्न मिलेगा। तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे कि जहां पर आपको ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज मिल रही है वहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे। तो इट मींस क्या होगा कि जब आप उसे 10,000 को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करोगे और आपको ये लग रहा है कि भाई यहाँ से मैं 20 to 30% रिटर्न ले सकता हूं और बैंक से आप कितना ले रहे हो 6 to 7% रिटर्न, तो आप क्या करोगे कि जहां पर आपको बेटरमेंट लगेगा वहां पर आप से जो है वहां से आप ज्यादा रिटर्न आप लेकर चलोगे। तो यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। इसमें यही लिखा हुआ है कि भाई मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही यूजफुल होता है ये वाला कॉन्सेप्ट कि जहां पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और वहां से आप चूज करके बेटरमेंट को सेलेक्ट करते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि भाई रिसोर्सेज आर स्केयर, वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल कमोडिटीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, वी हैव टू फॉरगो द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी, वी कैन नॉट हैव एनी एवरीथिंग वी वांट, वी आर देयरफॉर फोर्स्ड टू मेक अ चॉइस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हमारे पास जो है हर किसी की सारी वांट्स फुलफिल करने के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज नहीं होते हैं। यदि हम सबकी सारी डिमांडें फुलफिल करना स्टार्ट कर दें तो इट मींस क्या है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि चाहे आप कहीं पर भी रिसोर्सेज का यूज करो, आप उस रिसोर्सेज को वहां पर यूज करो कि जहां से आप उससे ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज आप गेन कर सको। यही आपका कहता है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है। जब इसमें इसके कुछ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि द कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफाइस। मैनेजमेंट ऑफ सैक्रिफाइस का मतलब, मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है
कि भाई रिसोर्सेज है हमारे पास इतने, ठीक है, अब हमारे पास जो लोगों की डिमांड्स या चॉइसेस आ रही हैं वो इतनी, ठीक है, तो हम या तो उन रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज करके उनकी डिमांड फुलफिल कर सकते हैं, या रिसोर्सेज को इधर यूज करके हम उनकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो वहां पर हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है मेजरमेंट के अंदर, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, दोनों साइड हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो जहां पर हमें बेटरमेंट लगेगा कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम गेन होगा, वहां पर हम जो है उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे। ये इसके अंदर आपका लिखा हुआ है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में इसमें लिखा हुआ है कि भाई सैक्रिफाइस में भी मॉनेटरी और रियल, जो हम भी सैक्रिफाइस करते हैं वो में भी रियल भी हो सकता है, आपका मॉनेटरी टर्म में भी आपका हो सकता है, क्योंकि हम दोनों ही जगह क्या बेनिफिट लेने की सोच रहे हैं, दोनों ही जगह हम एडवांटेज गेन करने की सोच रहे हैं कि जहां पर हमारे पास जो भी है हम उससे मैक्सिमम गेन जो है तो वहां पर रिसीव कर सकें या मैक्सिमम गेन हम ले सकें। थर्ड पॉइंट है इसमें, द ऑथोरिटी कॉस्ट इज टर्म्ड एज कॉस्ट सैक्रिफाइड ऑल्टरनेट। एक ये टर्म क्या कहता है कि भाई हम कहीं ना कहीं जो है कॉस्ट सैक्रिफाइड ऑल्टरनेट्स यूज करते हैं। इट मींस क्या है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था वही इस पॉइंट का आपका मींस है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 10,000 है, आप बैंक में डिपॉजिट करो या बिजनेस के अंदर आप डिपॉजिट करो, तो जहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा आप उसे वहां पर यूज करो। तो यही आपका कहता है जो आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है, सेकंड टूल्स कह दो या सेकंड इकोनॉमिक रूल कह दो, वो है आपका डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या है आपका डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट? इसमें आपका स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि दिस कॉन्सेप्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव सिंस फ्यूचर इज अननोन एंड अनइनकैलकुलेबल देयर इज लॉट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर। होता क्या है कि जब हम बात करते हैं डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट की, जब हम इन फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हमेशा आप किसी भी पॉइंट को लेकर आप देख लीजिए, चाहे बिजनेस देख लीजिए, चाहे आप अदर पॉइंट्स देख लीजिए, तो वहां पर एक हमेशा एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन होती है जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, रिस्क रहता है इन फ्यूचर जो है, उसके अलावा जिसे हम सही से कैलकुलेट भी नहीं कर पाते। भाई फ्यूचर है, फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता। बिजनेस कर रहे हो, आज अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि आपको वो प्रॉफिट वहां पर नहीं मिलता। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो फ्यूचर जो होता है वो अनकैलकुलेटिव होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी कभी आपकी प्रेडिक्शन सही भी हो जाती है, ये नहीं है कि हमेशा ही आपकी गलत हो। तो जो आपका डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि एवरीवन नोज दैट ए रुपीज टुडे इज वर्थ मोर देन ए रुपीज विल बी 2 ईयर फ्रॉम नाउ। इसका मतलब क्या है कि जो एक रुपया आज हमारे पास है, ठीक है, और उस रुपए की हम 2 साल या 1 साल बाद उसकी वैल्यू की बात करें तो जो आज का 1 रुपया है उसकी वैल्यू ज्यादा है किसके बराबर, जो आप 1 साल बाद के 1 रुपीज की बात करते हो। या आज आपके पास जो 100 रुपीज है, आज उनकी वैल्यू और आज से 1 साल या 2 साल बाद जो है दोनों की वैल्यू के अंदर चेंजेस होंगे। आज के जो 100 रुपीज है उनकी वैल्यू ज्यादा होगी और 2 साल की या 1 साल के बाद वाले जो 100 रुपीज होंगे उनकी वैल्यू एज कंपेरिजन टू दिस आपकी वैल्यू कम होगी। अब कैसे होगी? नॉर्मली आपको भी पता है कि भाई पहले आपके पास 100 रुपीज होते थे कुछ टाइम पहले, तो आप उन्हें काफी यूज कर लेते थे, लेकिन आज के डेट में क्या है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो 100 रुपीज जो पहले थे वो आज के 500 के बराबर हो गए हैं, ठीक है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी हमारे गुड्स सर्विसेज, जितने भी हम यूजेबल चीजों को करते हैं, एक तो उनका डे टू डे प्राइस आपका हाई होता है, और दूसरा क्या है कि जो परचेजिंग पावर है मनी की वो धीरे धीरे आपकी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। पहले कोई आप 100 रुपए में 10 किलो सामान खरीदते थे, आज वही सेम आपको 100 रुपए में 5 किलो या 4 किलो या 6 किलो जो है आपको वो प्रोडक्ट मिलता है। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो मनी की परचेजिंग वैल्यू है वो हमारी डिक्रीज होती जा रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जो आज वैल्यू है 100 रुपए की, वो वैल्यू जो है 1 साल बाद जो है आपकी अलग होगी। अब वो ऐसा कह क्यों रहे हैं, अब आप ये समझिए, आज आपके पास आज क्या है कि भाई मुझसे किसी ने 100 रुपए उधार लिए हुए हैं, ठीक
ठीक है, मुझसे किसी ने 100 रुपए उधार लिए हुए हैं और उसे आज मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। अब उसने मुझे आज 100 रुपए नहीं दिए, वो क्या कह रहा है कि भाई मैं तो आपको जो है 1 साल बाद 100 रुपए दूंगा। तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि भाई नहीं, 1 साल बाद जो है मैं 100 रुपए दे दूंगा, मैं 1 साल बाद जो है 105 या 106 रुपए आपसे दूंगा, क्योंकि जो वैल्यू आज 100 रुपए की है, जो वैल्यू आज 100 रुपए की है, वो आगे चलकर जो है वो सेम आपकी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि यदि आज आप मुझे 100 रुपीज दे रहे हो, मैं उसे कहीं भी यूज करता हूँ, कहीं भी डिपॉजिट करता हूँ, बैंक के अंदर डिपॉजिट करता हूँ, तो मैं 5 से 6% से ऊपर जो है रिटर्न वहां पर देता हूँ। 5 से 6% क्या करता हूँ मैं, उसके ऊपर वहां पर रिटर्न दूंगा, तो वो मेरा पैसा कितना हो जाएगा, 105 या 106 रुपए। कितना हो जाएगा? 105 या 106 रुपए। तो मैं उससे ये कहूंगा कि यदि आप मुझे 1 साल बाद 100 रुपए दोगे, तो उस 100 रुपए की वैल्यू जो है आज के डेट में 95 रुपीज होगी, ठीक है। आज यदि आप मुझे 1 साल बाद 100 रुपए दोगे, तो आज के हिसाब से उन 100 रुपए 100 रुपीज की जो वैल्यू होगी वो 95 रुपीज होगी। और ये बात समझ में, तो कॉन्सेप्ट सिंपल कहता है कि जो वैल्यू आज है वो वैल्यू आपकी आप आगे नहीं होगी। इसमें एक हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि द फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग द प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन बिलो। आपका फॉर्मूला है v = a/1 + i। v क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। a क्या है? अमाउंट आपका अमाउंट इन्वेस्टेड 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, और आपका ये क्या है आप, ठीक है। और यहाँ पर इसकी हमने कैलकुलेशन की हुई है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जब हम इसकी 100 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहते हैं आफ्टर 1 ईयर, देखो 1 ईयर के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला है, ये जो लिखा हुआ है a+/1 + आपका i। 2 ईयर की बात करेंगे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, और n ईयर्स की 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, तो वो यहाँ पर हम n ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई 100 रुपए भी हमें 1 साल बाद किसी को देने हैं, ठीक है, 100 रुपए 1 साल बाद कोई हमें देगा, तो आज इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी आपकी 95.24 रुपीज। यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि यदि वो हमसे कह रहा है कि मैं 100 रुपए 1 साल बाद आपको दूंगा, तो हम उनसे कहेंगे कि भाई उस हिसाब से आपने हमें 100 की जगह 95.24 रुपीज हमें पे किए हैं। ये कहता है आपका डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल। क्या हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल। अभी आपका क्या कहता है टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल? द टाइम पर्सपेक्टिव concept state that the decision maker must give due consideration both the short run and long run effects of his decisions। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जब हम बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, या हम जब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो जब हमने बार बार पढ़ा है कि इसकी हेल्प से हम डिसीजन लेते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो जब हम इसकी हेल्प से डिसीजंस लेते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं, कुछ हम शॉर्ट टर्म के बिहाफ पर लेते हैं, कुछ लॉन्ग रन इफेक्ट्स को देखकर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। कि हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें जो जो चीजें उस डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व होंगी उनका ये देखना है कि इनका भाई शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट पड़ेगा या इन चीजों का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसके बिहाफ पर ही हम अपना वहां पर डिसीजन लेते हैं। तो जो टाइम पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भाई आप जो भी आप डिसीजन लेते हो या जो भी आप चीजों को डिसाइड करते हो इन फ्यूचर के लिए, तो आप वहां पर दोनों चीजें देखिए, उन पर्टिकुलर जो भी आपकी एक्टिविटीज है कि उनका शॉर्ट रन इफेक्ट क्या पड़ता है और आपका लॉन्ग रन इफेक्ट उसका क्या पड़ता है, ठीक है। यदि हम बात करें आगे इसमें कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई इन शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन की हम बात करें, द फर्म कैन चेंज इट्स आउटपुट विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। यदि हम शॉर्ट टाइम के लिए बात करें और हमें अपना आउटपुट चेंज करना है, चेंज इन द सेंस ऑफ कि 100 यूनिट की जगह 95 यूनिट बनाना है या 100 यूनिट की जगह हमें 105 यूनिट बनाना है, तो यदि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन लेते हैं तो हमें जो है
वहां पर विदाउट एनी चेंजिंग इट्स साइज, हमें वहां पर उसके साइज वगैरह में कोई चेंजेस नहीं करनी है, क्योंकि हम उसे शॉर्ट टर्म के लिए उस आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस आउटपुट को हम शॉर्ट टर्म के लिए चेंज वहां पर कर रहे हैं, तो वहां पर हमें कोई ज्यादा जो है चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो यही चीजें यदि आगे है कि इन द लॉन्ग पीरियड द फर्म कैन चेंज इट्स आउटपुट बाय चेंजिंग इट्स साइज। यदि हम वही सेम चीजें लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल करेंगे तो हमें वहां पर जो है जो भी साइज है या जो भी आपका लेवल ऑफ आउटपुट है या प्रोडक्शन है उसके अंदर हमें चेंजेस करने होंगे। तो यही कहता है आपका टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वहां पर जब आप डिसीजन लेते हो तो जो भी आपके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं आप उन्हें कंसिडर करके चलते हो, और इसके अलावा जो भी आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं उन्हें भी आप कंसिडर करके चलोगे। तो दीज आर द इकोनॉमिक्स टूल्स, जो आपके इकोनॉमिक्स के टूल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने डिस्कस कर लिए हैं, इससे पहले हमने 2 किए थे और आज हमने 3 किए हैं। डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट किया है, इसके अलावा हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किया है, और आज हमने लास्ट वन जो किया है वो टाइम पर्सपेक्टिव किया है। इसके बाद एक इक्विटी मार्जिनल भी है, लेकिन वो लगभग सेम सी की तरह है जो हमने मार्जिनल प्रिंसिपल वहां पर पढ़ा था इससे पहले, तो उसे अलग से डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आज आपका जो है टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा नोट्स आपकी YouTube वीडियो के साथ अटैच है, तो आप उन नोट्स को वहां से डिटेल से देख सकते हैं। थैंक यू।